नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, यह बात बहुत पहले से कही जा रही है, लेकिन कुछ जगहों पर चीज़ें जब ठीक हो जाती हैं वहाँ भी बिगड़ जाती हैं। अभी मैं राजस्थान की बात करूँगा। राजस्थान में हाल ही में राहुल गांधी की एक रैली हुई थी, किसान रैली। जो किसान आंदोलन देश में चल रहा है, कांग्रेस ने उसके साथ अपना समर्थन जताया है और 3 कानून जो कृषि कानून हैं उनको वापस लेने की किसानों की मांग के साथ कांग्रेस भी खड़ी हुई है। तो राहुल गांधी की एक रैली थी राजस्थान में। उस रैली में मंच पर राजस्थान के बहुत सारे नेता बैठे हुए थे, उसमें सचिन पायलट भी थे। लेकिन राहुल गांधी के पहुंचने के बाद एक घोषणा होती है और कहा यह जाता है कि राहुल जी, अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जो वहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं और केसी वेणुगोपाल, इनके अलावा जितने भी नेता हैं मंच से नीचे आ जाएं। जाहिर सी बात है कि इशारा सचिन पायलट को लेकर के था और सचिन पायलट को मंच से नीचे उतरना पड़ा। जो राजस्थान का कद्दावर नेता कांग्रेस का है, जिसको आपने प्रदेश अध्यक्ष बना करके उसकी अगुवाई में वहां सरकार बनाई, उस नेता को मंच से उतारना कई लोगों को नागवार गुजरा। और जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा अगर हुआ है तो अशोक गहलोत के कहने पर ही हुआ होगा। लेकिन राहुल गांधी की मौजूदगी में अगर सचिन पायलट को मंच से नीचे उतारा गया तो यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और यही सवाल सचिन पायलट के अपने लोगों के बीच में घाव कर गया। सचिन पायलट ने इसके मुकाबले में आज एक रैली की। इस रैली में उन्होंने अशोक गहलोत, कैबिनेट के जितने भी नेता मंत्री हैं उनको और अपने समर्थक विधायकों को बुलाया। 16 विधायक सचिन पायलट के मंच पर आज मौजूद थे और बहुत बड़ी तादाद में लोग खड़े थे। सचिन पायलट ने आज अपने आला कमान को, राहुल गांधी को और अशोक गहलोत को इस किसान पंचायत के जरिए अपनी ताकत का एहसास कराया और उन्होंने कहीं ना कहीं यह बताने समझाने की कोशिश की कि मेरा जनाधार यही है, मैं ज़मीन का ताकतवर नेता हूं और मेरे से मुकाबला करने का मतलब यह है कि पार्टी को भारी नुकसान। यह इशारा है क्योंकि पिछले साल जुलाई में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट जो लड़ाई लंबी चली, वो दिल्ली और इसके पड़ोस में गुड़गांव से लेकर के जयपुर के बीच में तनातनी चलती रही है। बहुत दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रही। बाद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मिलकर के सुलह करवाई और सचिन पायलट जयपुर लौटे। उनके कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में अशोक गहलोत ने जगह दी, कुछ को नहीं दी। लेकिन किसी तरीके से सचिन पायलट ने अपनी जगह पार्टी के भीतर में बनाई। अब मंच से उतारे जाने के बाद की जो स्थितियां बनी, उसको देखते हुए सचिन पायलट ने फिर से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की और यह जो किसान महापंचायत हुई है राजस्थान में सचिन पायलट की अगुवाई में, वह अशोक गहलोत और राहुल गांधी दोनों को अपनी तरह का संदेश भी है और संकेत भी है। लेकिन कांग्रेस का मामला सिर्फ राजस्थान में फंसा हो ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा संकट दिल्ली में है। जो केंद्रीय इकाई है, अभी भी सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष हैं और पिछली बार यह तय हुआ कि मई में चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, तारीख क्या होगी, कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी यह तय करेंगी। यानी कि राहुल गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद से 2019 के नतीजों के आने के बाद राहुल गांधी ने जिस तरीके से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और सोनिया गांधी को बतौर कार्यकारी अध्यक्ष कमान संभालनी पड़ी, वो अगली मई तक चलेंगी। अगली मई तक वो कार्य बतौर अध्यक्ष कामकाज पार्टी का देखेंगे। लेकिन वहां अध्यक्ष कौन होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल रहा। और यही पार्टी का अध्यक्ष और पार्टी का सांगठनिक ढांचा ठीक हो, लोगों के बीच में पार्टी को लेकर के राय बेहतर हो, इसके लिए जो वरिष्ठ नेता लगातार सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखते रहे, जिन 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी, जिनको ग्रुप 23 कहा जाता है, उनमें में से एक गुलाम नबी आज़ाद भी थे। गुलाम नबी आज़ाद का इस बार राज्यसभा में कार्यकाल पूरा हुआ और उनको दोबारा कांग्रेस ने नहीं भेजा। उनकी जगह पर अब सदन के नेता कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, जो इस बार 2019 का चुनाव हार गए। आपको याद हो कि 2014 से लेकर के 2019 तक मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे। अब चूंकि वो लोकसभा चुनाव हार गए थे 2019 में, तो उनको कांग्रेस आलाकमान ने राज्यसभा में भेजा है। वो कांग्रेस आलाकमान के भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं, जैसे अशोक गहलोत। अब यहां की दिक्कत यह है कि कपिल सिब्बल जैसे नेता भी
बात गुलाम नबी आज़ाद की नहीं है। कपिल सिब्बल जैसे नेता भी उसी ग्रुप 23 में आते हैं जो आला कमान से बार बार ये सवाल करते हैं कि अध्यक्ष पद को लेकर के कोई न कोई राय तय होनी चाहिए। कपिल सिब्बल उन नेताओं में से हैं जिन्होंने बिहार चुनाव के बाद खुल करके कहा था कि लोगों ने पार्टी को नकार दिया है, पार्टी को अपने बारे में विचार करने की ज़रूरत है। और वो बार बार कहते हैं कि यह बात पार्टी के लिए कहना पार्टी के भले में है। कांग्रेस का इस देश में मजबूत रहना और कांग्रेस का लगातार बेहतर करना हिंदुस्तान के लिए और इस देश के लिए बेहतर है। ये कपिल सिब्बल जैसे लोग कहते हैं जो अपने आलाकमान को सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं, सांगठनिक ढांचा को लेकर के, पार्टी के भीतर गुटबंदी को लेकर के, अध्यक्ष पद गांधी परिवार अपने हाथ में रखे और उसको रखने के लिए कई तरह के लोगों को आसपास एक घेरे के तौर पर बना करके वह परिवार रखता है। इस तरह का आरोप, इस तरह का इल्ज़ाम वो लोग लगाते हैं जो आलाकमान से नाराज़ हैं। इसमें कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग शामिल हैं या ये उसकी अगुवाई करते हैं उस ग्रुप की। तो एक तो यहाँ संकट है दिल्ली में। बाकी राज्यों में भी जैसे राजस्थान में है वैसे बिहार की स्थिति भी अच्छी नहीं है। बिहार में भले ही पार्टी ने 19 सीटें हासिल की, आप जिस तादाद में लड़े उस तादाद में आपके पास सीटें नहीं आईं और इसका ठीकरा आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस पर फोड़ा था कि पार्टी के नहीं, आरजेडी, कांग्रेस और जो महागठबंधन में बाकी दल थे उनका सत्ता में न आने का एकमात्र कारण था कांग्रेस का लचर प्रदर्शन, कांग्रेस के नेताओं का हार जाना। यानी कांग्रेस पर जो भरोसा आरजेडी ने किया था, कांग्रेस उस लायक थी नहीं। यह बात शिवानंद तिवारी कह रहे थे। उसके बाद कपिल सिब्बल ने कहा था कि ऐसा लग रहा है कि लोगों ने हमको नकार दिया है। अब बिहार की स्थिति यह है कि हाल ही में बिहार के एक नेता ने यह कहा था कि कम से कम 11 कांग्रेसी विधायक एनडीए में शामिल हो सकते हैं और उन 11 लोगों में मदन मोहन झा भी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं और अजीत शर्मा जो विधानमंडल के नेता रहे हैं। तो यह जो वहाँ के अगुआ नेता हैं कांग्रेस के बिहार में, वो भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इस तरह की बातें बीच बीच में उठती रहती हैं बिहार में। लेकिन हाँ, कांग्रेस के भीतर एकजुटता या एक राय बिहार में हो और वो टूट से परे है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। बीजेपी की नज़र खास करके एनडीए के कांग्रेस के ऊपर है और बहुत मुमकिन है कि कभी बात बन जाए तो नीतीश कुमार भी कांग्रेस के नेताओं को जेडीयू में शामिल करा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी अपनी पार्टी की ताकत को लगातार बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने बीएसपी के एक विधायक को जगह दी और एलजेपी के जो इकलौते विधायक हैं उनके साथ भी उनका मेलजोल ठीक सा है और राजकुमार सिंह नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। तो जो 43 का आंकड़ा नीतीश कुमार का है उसको बढ़ाने का एकमात्र रास्ता उनके पास यही है कि वो कांग्रेस के भीतर फूट डाल दें या कांग्रेस के विधायकों को तोड़ लें। यह काम बीजेपी भी करना चाहती है, इसलिए बीजेपी की नज़र भी कांग्रेसी विधायकों के ऊपर है और कांग्रेस बिहार में अपने आप में संकट के भीतर चलने वाली पार्टी है। जो राजस्थान से बात मैंने शुरू की, राजस्थान की जो स्थितियां हैं वो सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत की वो असाधारण स्थितियां हैं। इसमें टकराव कभी भी हो सकता है, वह टकराव विस्फोटक हो सकता है और सरकार पर संकट किसी भी वक्त मंडरा सकता है। एक बिहार की स्थिति वैसी ही है और केंद्रीय आलाकमान की वैसी ही है। इसीलिए अलग अलग राज्यों में, जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस लेफ्ट के साथ जा तो रही है, लेकिन कांग्रेस के पास अपनी चुनावी रणनीति नहीं है। बीजेपी जिस ताकत से लगी हुई है या ममता बनर्जी टीएमसी की अगुआ होने के नाते ज़मीन पर जिस शिद्दत से और जिस मजबूती से अपने आप को रखने और अपनी सरकार को बचाने की कोशिश में लगी हुई हैं, उस तरह की बेचैनी या उस तरह की का संकल्प कांग्रेस के भीतर नहीं दिख रहा है। लेफ्ट कमोबेश मरने वाली हालत में बंगाल में है और कांग्रेस भी वैसी ही मान लीजिए। तो लेफ्ट और कांग्रेस का जो तालमेल है वो दो कमज़ोर पार्टियों का है और इसके लिए गुंजाइश बंगाल में नहीं है। तो यह जो स्थितियां होती हैं केंद्रीय आलाकमान अलग अलग राज्यों में, उसके संकेत जाते हैं पार्टी के कैडर के बीच और पार्टी उन राज्यों में जहां चुनाव होने हैं वहां भी लचर प्रदर्शन करती है, क्योंकि बाकी राज्यों से लेकर के केंद्रीय आलाकमान तक की स्थितियां उसको लचर और कमज़ोर दिखती हैं। इसलिए कांग्रेस आज की तारीख में जहां खड़ी है, अपने समूचे इतिहास में सबसे नाजुक और बहुत ही बड़े सवाल के सामने खड़ी है।
वो ये है कि क्या कांग्रेस अगले 5-10 वर्षों में बच पाएगी। कांग्रेस के पास जो अभी का नेतृत्व है, उस नेतृत्व के जरिए कांग्रेस अपनी बेहतरी ढूंढ पाएगी, देख पाएगी। जो राजनीतिक रणनीति होती है और पार्टी की जो अपनी तैयारी होती है चुनाव को लेकर कि लोकतंत्र में चुनाव ही सब कुछ है, तो चुनाव के लिहाज से अब आपके समकक्ष या आपके मुकाबले में बीजेपी है, जिसका अपना सांगठनिक ढांचा तो है ही, लेकिन लगातार वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर अपने आप को झोंके रहती है, उसका सिस्टम काम कर रहा होता है और उस तरह की ताकत, उस तरह की मुस्तैदी, मजबूती कांग्रेस के भीतर नहीं दिखती है। और लोकतंत्र में आप जब तक काडर तक नहीं जाते हैं, आप बूथ तक नहीं जाते हैं, तब तक सिर्फ कुछ कमरों में कुछ लोगों के बीच बैठ करके मीटिंग कर लेने भर से काम नहीं बनता है। बीजेपी ने कम से कम यह दिखाया है कि त्रिपुरा जैसा राज्य भी जीता जा सकता है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भी वहां की 42 सीटों में से 18 सीटें जीती जा सकती हैं। हैदराबाद में जाकर के भले ही लोकल बॉडी इलेक्शंस के चुनाव थे, लेकिन वहां भी 44 सीटें जीत करके रिकॉर्ड कायम किया जा सकता है। तो लोकतंत्र में लोगों के बीच पार्टी अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं के साथ लगातार जूझती रहती है और इस जूझते रहने और लोगों के साथ अपने लगाव को बढ़ाते रहने का नतीजा होता है कि वो भरोसा जीतती है और चुनाव जीतती है। कांग्रेस में दूर दूर तक अभी नहीं दिख रहा है ऐसा। वो केंद्रीय नेतृत्व के पास भी संकट है, यहाँ भी अपनी लड़ाइयाँ हैं, और जो प्रदेश इकाइयाँ हैं उनके पास भी लड़ाइयाँ हैं। राजस्थान से मैं इसलिए फिर से क्लोज करना चाहता हूँ क्योंकि राजस्थान में एक चिंगारी भड़की है और ये चिंगारी आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए बड़ी आग साबित हो सकती है। सचिन पायलट, जिनके बारे में लगातार कहा जाता रहा कि कांग्रेस ने उनके साथ नाइंसाफी की, जिस तरीके से भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष थे और वहां पार्टी सत्ता में आई, बहुमत में आई, तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। कमलनाथ मध्य प्रदेश में थे, अध्यक्ष थे प्रदेश के, पार्टी वहां बहुमत में आई तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन प्रदेश के अध्यक्ष सचिन पायलट थे, पार्टी वहां बहुमत में आई, सरकार बनाने के समय अशोक गहलोत को, जो जनरल सेक्रेटरी थे, उनको भेज दिया गया जयपुर राजस्थान कि जाइए आप मुख्यमंत्री बनिए। यह उनके साथ नाइंसाफी हुई और यह नाइंसाफी बहुत सारे लोग, हाल में प्रमोद कृष्णम ने अपने ट्वीट के जरिए यह मसला उठाया है। इसी किसान रैली के दौरान राहुल गांधी के मन से जब सचिन पायलट को उतारा गया था तो उन्होंने यह ट्वीट करके सवाल उठाया था कि ठीक नहीं है, अशोक गहलोत को अपना दिल बड़ा करना चाहिए। लेकिन अशोक गहलोत सचिन पायलट की रैली में नहीं जा करके, अपने कैबिनेट के मंत्रियों को नहीं भेज करके और उसी दिन आनंद फानन में जयपुर के भीतर ही अपने कुछ कार्यक्रम तय करके यह संकेत दे बैठे हैं कि सचिन पायलट के साथ उनका समझौता नहीं हो सकता है, सचिन पायलट को कोई जगह नहीं दे सकते हैं और कहीं न कहीं सचिन पायलट को वो अपने सबसे बड़े विरोधी के रूप में देख रहे हैं। तो सत्ता के साथ जो अशोक गहलोत का अपना लगाव है और सत्ता को बचाए रखने के लिए, अपने पास बनाए रखने के लिए सचिन पायलट की नापसंदगी है उनको लेकर के, वह राजस्थान की राजनीति में कुछ नया संकट पैदा कर सकती है। आज के लिए बस इतना ही। मेरी मुलाकात आपकी फिर होगी कल। नया मसला होगा, नया मुद्दा होगा, लेकिन बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।